जीत, थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। हा 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 हा, इसमें डरने की क्या बात है, जीत ने चुटकी लेते हुए कहा। प्लीज़ जीत, तुम्हें मेरी कसम, ध्यान से कहीं कुछ हो ना जाए। थोड़ा धीरे चलाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, ज्योति ने लंबी सांस लेते हुए कहा। और जीत ने गाड़ी की स्पीड और भी तेज करते हुए एक नज़र पास बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, जान, यह स्पीड तो कुछ नहीं, हवा से बात करवाऊंगा, बस तुम रिलैक्स होकर बैठी रहो। ज्योति खामोश हो गई। दरअसल ज्योति और जीत की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। दोनों इलाहाबाद के रहने वाले थे, साथ काम करते थे, एक दूसरे को पसंद आ गए। उन्होंने घर वालों से बात की और घर वालों ने उनकी शादी करा दी। शादी के बाद दोनों अपने कुल देवी के दर्शन के लिए अपने पुश्तैनी गांव मिश्रिख, जो कि सीतापुर जिले में पड़ता है, जा रहे थे। वह दोनों एक गाड़ी में थे, बाकी घर वाले दूसरी गाड़ी में थे। चलते चलते शाम होने को आई थी। सूरज ढल रहा था। सूरज की लालिमा ज्योति के जिस्म को छू रही थी। पहले से ही ज्योति गोरी चिट्टी सुंदर थी। जब ढलते सूरज की लालिमा उसके तन पर पड़ी तो उसका रूप और भी खिल उठा। कुछ बालों की लटें उड़ उड़कर उसके सुर्ख गालों पर बिखर जाती थी। और फिर खामोशी तोड़ते हुए गाड़ी की स्पीड धीमी करके जीत अपने जीवन संगिनी की खूबसूरती निहारते हुए बोला, ओ मेरी जान, अब तो आंखें खोलो, देखो गाड़ी की स्पीड कम कर दी है। ज्योति अभी भी आंखें बंद करके लगातार कुछ बुदबुदाए जा रही थी। शायद ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वो लोग जिस सफ़र पर निकले हैं वहाँ सही सलामत पहुँच जाए। ज्योति, ज्योति, क्या कह रही हो, उसने ज्योति के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। ओह, ज्योति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पति देखा, जैसे उसकी आंखें अपने पति जीत से हजारों सवाल कर रही हो। जीत ने फिर से पूछा, क्या हुआ ज्योति? ज्योति ने कहा, कुछ नहीं, आप इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। ओह नो डियर, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कैसा डर, जीत ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा। कितनी दूर और अभी जाना है? आप मुझ पर नहीं, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए, प्लीज़ गले घर जा कर के लगा लेना, ज्योति ने कहा। जो हुक्म मेरे सरकार, जीत ने चुस्की लेते हुए कहा और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। सूरज ढल चुका था, पूरी तरह से रात हो चुकी थी। सुनसान रास्ते पर 2 गाड़ियां दौड़ी चली जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ जंगल था। जीत का मोबाइल अचानक बज उठा। ज्योति, प्लीज़ देखो तो फ़ोन किसका है, जीत बोला। पापा जी का, ज्योति ने फ़ोन और पूछा। पापा जी, क्या है, कोई बात हो गई क्या? हाँ बेटा, तेरी माँ के पेट में अचानक से दर्द होना चालू हो गया है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। ओह पापा, यहाँ? बेटा, जीत के पास दवाई है, उससे कह दो 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक ले, माँ को दवाई खिला दे, फिर चलते हैं। ज्योति ने जीत को पूरी बात बताई और गाड़ी रोकने के लिए कहा। जीत ने अपनी गाड़ी रोक दी। पीछे वाली गाड़ी भी पास आकर रुक गई। दोनों गाड़ियों के गेट खोलकर सभी लोग बाहर आ गए। क्या हुआ मम्मी को पापा? जीत जल्दी से पास आकर बोला। पता नहीं बेटा, अचानक ही तेरी माँ के पेट में दर्द चालू हो गया। तेरे पास तेरी बैग में पेन किलर रखी है, प्लीज़ दे दे। ज्योति जल्दी आओ मेरे साथ, मेरी हेल्प करो। ज्योति और जीत दौड़कर अपनी गाड़ी में आए और जीत बैग से पेन किलर लेकर मम्मी के पास गया। मम्मी को दवाई दे दी। चलिए पापा, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ज़्यादा देर तक रुकना यहाँ सही नहीं है। हाँ बेटा, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चारों तरफ खाली जंगली जानवरों की चीखें सुनाई दे रही है, जल्दी से निकल तू, हम भी निकलते हैं। इतना कहकर जीत के पापा ने ड्राइवर से गाड़ी ले चलने के लिए कहा। जीत भी दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट। ज्योति ने पूछा, माँ को दवाई दे दी तुमने? जीत बोला, हाँ दे दी। वह बार बार चाबी घुमा रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ज्योति ने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? क्यों? पता नहीं क्या हुआ, अभी स्टार्ट हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जीत की गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? चलिए जानते हैं आगे। जीत के बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई।
ज्योति बहुत ही परेशान और डरी हुई थी। अब क्या होगा जीत, अब हम क्या करेंगे? ज्योति ने डरे सहमे लहजे में पूछा। अचानक गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं ज्योति, अभी तक तो सब ठीक था, अभी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बैठो, मैं चेक करके आता हूँ। इतना कहकर जीत ने जैसे ही गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश की, ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ज्योति, अगर बाहर नहीं गया तो गाड़ी कैसे चेक कर पाऊँगा? डरो मत, तुम रिलैक्स होकर बैठो, कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर उसने अपना हाथ ज्योति के हाथों से छुड़ाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। अभी जीत गाड़ी चेक ही कर रहा था कि तभी ज्योति भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया, देख रहा हूँ, बस अभी कुछ कह नहीं सकता। मुझे लगता है किसी से मदद लेनी चाहिए, ज्योति ने इधर उधर देखते हुए कहा। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम मदद कैसे ले? ज्योति की बातचीत में ही काटते हुए जीत बोला कि तभी दूर से कोई उन्हें आता हुआ दिखा। शायद कोई बुजुर्ग उनकी तरफ चला आ रहा था। पास आकर बुजुर्ग बोला, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? हाँ बाबा, बताइए, कोई कार रिपेयरिंग की दुकान आसपास में है तो? नहीं बेटा, आसपास तो कोई भी दुकान नहीं है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 1 किलोमीटर के दायरे में ही कब्रिस्तान है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। ओह नो, अब हम क्या करेंगे? ज्योति सकपकाते हुए बोली। बुजुर्ग इतनी सलाह देकर आगे बढ़ गया था। ज्योति पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी। बुजुर्ग की बातें सुनकर वो और भी डर गई। उसने जीत से कहा, चलो हम लोग लिफ्ट ले लेते हैं, गाड़ी यहीं छोड़ दो। पर जीत इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने कहा, रिलैक्स ज्योति, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कब्रिस्तान होने से तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? दुनिया का सबसे बड़ा भूत तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। जब तुम इससे नहीं डरी तो दूसरे भूत तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? हा 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 हा। मजाक मत करो जीत, प्लीज़, भगवान के लिए कभी तो सीरियस रहा करो। अच्छा बाबा, सॉरी, माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी ठीक करके अभी आ रहा हूँ। ज्योति गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई कि तभी जीत का फ़ोन बजा। हेलो हेलो पापा जी, आप लोग कहाँ हैं? बेटा, हम लोग तो बहुत आगे आ गए, बस घर पहुँचने ही वाले हैं। आप लोग कहाँ हो? पापा जी, हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई है, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। ओह नो, जीत को फ़ोन दो बेटा, कहो तो हम लोग वापस आ जाए। जी पापा जी, आपकी जीत से बात करवाती हूँ। इतना कहकर ज्योति गाड़ी से बाहर आई। जीत, लो पापा का फ़ोन आया है। लेकिन जीत गाड़ी के पास था ही नहीं। जीत, जीत कहाँ हो तुम? जीत कहाँ हो? लेकिन जीत का कहीं अता पता नहीं था। क्या हुआ बेटा? हेलो पापा, जीत पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा जी। ठीक है बेटा, फ़ोन रखो, हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। ज्योति बदहवास सी सड़क पर दूर दूर तक दौड़ने लगी। जीत, जीत कहाँ हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ, कहाँ चले गए? अभी वह कुछ समझ ही पाती कि तभी एक साया सा उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से खून बराबर बह रहा था, हाथ भी खून से लथपथ थे। कौन हो तुम? ज्योति, मैं जीत, भाग जाओ यहाँ से जल्दी, प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से ज्योति। ज्योति के होश ही उड़ गए। लपक कर वो जीत के गले से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। जीत, कहाँ चले गए थे तुम? और हाल बनाया है तुमने अपना, यह सब किसने किया? प्लीज़ ज्योति, इस समय कुछ मत पूछो, जितनी जल्दी हो सके जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जितनी दूर हो सके जाओ। पर तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी? कुछ मत कहो और बस यहाँ से चली जाओ। वह उसे जाने के लिए कह ही रहा था कि उसके सामने 2 साए आकर खड़े हो गए। प्लीज़ मेरी पत्नी को जाने दो, उसे कुछ मत करो। ज्योति, भागो यहाँ से, मैंने कहा भागो यहाँ से। और ज्योति भाग पड़ी अनजान इलाके की अनजान सड़क पर। न रास्ते का पता, न मंजिल का, बस भागे जा रही थी। भागते भागते अचानक ही उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। बस बार बार पीछे मुड़कर देखी जा रही थी। वह दोनों साए उसका पीछा किए जा रहे थे कि तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया।
उसके हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। शायद उसके सर में चोट लग गई थी, ब्लड निकल रहा था और वह बेहोश हो गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। ज्योति की आंख खुली है तो उसके सामने उसका परिवार बैठा हुआ था। अरे मैं यहाँ कैसे? ज्योति ने हैरानी से पूछा। जीत ने पूरी घटना उसे समझा दी, किस प्रकार पापा वहाँ समय से पहले पहुँच गए और सबने मिलकर ज्योति को ढूंढा और फिर सब लोग घर आ गए। ज्योति ने उन 2 शायों के बारे में पूछा। जीत ने कहा शायद वह लुटेरे थे जिन्होंने मुझे मारा, मेरी घड़ी, चैन, अंगूठी सब ले ली थी। तुम तक वह पहुंच जाते, उससे पहले हम लोग वहां पहुंच गए और तुम्हें सुरक्षित ले आया अदा किया। तभी पापा बोले, चलो बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, 1 घंटे में हम लोग कुल देवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। इतना कहकर सब चले गए। जीत ने ज्योति के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, शुक्र है तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता। इतना कहकर उसने ज्योति को अपने गले लगा लिया। ज्योति का मुंह गुस्से से तमतमा गया, आंखें खूनी हो गई। उसने अपने आप को छुड़ाते हुए जीत को पीछे की तरफ धकेला। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने आती हूँ, पर ध्यान से, डॉक्टर ने कहा है कि सिर की पट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। ओह हाँ, समझ गए। वैसे तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, चोट तुमको भी लगी है। ज्योति जैसे अपने आप में ही गुम थी। ज्योति का ऐसा बर्ताव जीत को अचंभित कर गया, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब नाश्ते के लिए सब बैठे, ज्योति भी आ गई। नाश्ता लग गया था। ज्योति बोली, मम्मी जी मुझे अंडा खाना है। वैसे तो ज्योति नॉनवेज नहीं खाती थी, पर अंडा कभी कभी खा लेती थी। आज? अभी हमें कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है बहू, अंडा कल खा लेना, सासू माँ बोली। नहीं, मुझे अभी खाना है, दर्शन कल कर लेंगे। जीत गुस्से से बोला, आधे घंटे में निकलना है और तुम कह रही हो कि तुम्हें अंडा खाना है, अंडा कल खा लेना। पर ज्योति जिद करने लगी, यह क्या अंडा अंडा लगा रखा है, एक बार में समझ में नहीं आता, हम लोग आज ही जाएंगे। जीत ने झल्ला कर बोला। ज्योति गुस्से से आग बबूला हो गई। एक बार फिर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो कुछ और कहती कि तभी पापा जी बोल पड़े, अरे चलो ठीक है, दर्शन ही तो करना है, कल चले जाएंगे, पर लड़ो मत आपस में। और वह ज्योति के लिए अंडे खरीदने चले गए। जीत ने गुस्से से ज्योति की तरफ देखा तो लगातार उसे घूरे जा रही थी। तब तक पापा जी अंडा लेकर आ गए थे। ज्योति बेटा ये लो। ज्योति अंडों पर झपट पड़ी और ऐसे खाने में जुट गई जैसे मुद्दतों से उसने कुछ न खाया हो। 4 अंडे खा चुकी थी, शेष 2 अंडे अभी प्लेट में रखे थे। सब लोग ज्योति को हैरानी से देख रहे थे। ज्योति अब बस करो, अंडे गर्म होते हैं, ज़्यादा खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जीत ने ज्योति को रोकते हुए कहा, पर ऐसा लगता था कि ये ज्योति तो वह ज्योति थी ही नहीं जो जीत की बात सुने। ऐसा लगा था जैसे इस ज्योति को तो उन लोगों से कुछ लेना देना है ही नहीं। 6 अंडे गपागप खाने के बाद ज्योति उठकर कमरे में चली गई और सबने अपना अपना नाश्ता खत्म किया। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। जीत भी ज्योति के पास आया और बोला, यह क्या कर रही हो तुम? क्या मैंने क्या किया? ज्योति ने उसकी बात का अनमने मन से जवाब दिया, अच्छा तो मैडम को कुछ पता ही नहीं, यह बाहर कैसा बर्ताव कर रही थी तुम? और इतने अंडे खाने की क्या बेताबी थी कि दर्शन का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा? जीत अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ खा पी भी नहीं सकती? शादी क्या हो गई, तुमने मुझे खरीद लिया। ज्योति गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसने जीत को बेड पर पटक दिया और फुर्ती से उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, फटी फटी मर्दानी कर्कश आवाज़ में दहाड़ने लगी, हरामजादे, मैं सुबह से देख रहा हूँ, तू मेरी लगते जिगर को छुए ही जा रहा है, उस पर चिल्ला ही जा रहा है, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊँगा, तुझे बर्बाद कर दूँगा। उसके गले को जोर जोर से दबाने लगी। ज्योति, छोड़ो मुझे, क्या हो गया तुमको?
जीत जोर से ज्योति से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाया। सब लोग दौड़कर उसके कमरे में आ गए। ज्योति फुर्ती से जीत के ऊपर से हटकर बेड से नीचे खड़ी होकर जीत को संभालने लगी। ओह जीत, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों पड़े हो? अनजान बनकर ज्योति ने पूछा, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। जीत भी अपना गला सहलाते हुए खड़ा होकर बड़ी हैरानी से ज्योति को देखता हुआ बोला, ज्योति अब तुम आराम करो, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। ओह हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे अब आराम करना चाहिए। जाने कहाँ से इतना थकान आ गई, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। और इतना कहकर ज्योति गहरी निद्रा में लीन हो गई। घर वाले भी ज्योति के साथ बाहर आ गए। सब जीत से पूछने लगे, क्या हो गया था बेटा? पर जीत सबकी बात टालकर और कुछ नहीं कहकर बाहर चला गया। घर वाले अवाक रह गए, हक्के बक्के से जीत को जाते हुए देखते रह गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ज्योति ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? क्या उस पर कोई साया का असर है, या फिर वो जानबूझकर के कर रही है, या वो जो 2 साए उसने देखे थे जंगल में, क्या वो सचमुच भूत प्रेत थे या लुटेरे थे? यह सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। रात के 10 बज चुके थे। जीत घर वापस आ गया था। सब लोग खाना खा चुके थे। जीत ने ज्योति को भी खाना खिलाकर सुला दिया था और अपने परिवार के साथ बैठा बातें कर रहा था। बातों बातों में उसने सुबह वाली सारी घटना परिवार को बता दी। यह सुनकर जीत की दादी ने किसी झाड़ फूक वाले बाबा को बुलाने के लिए कहा, पर जीत इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। सो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा ज्योति लंबा सफ़र तय करके आई है और रास्ते में जो घटना घटी उससे वो कुछ ज़्यादा ही डर गई है। फिर उसके सर पर गहरी चोट भी लगी है, शायद इसीलिए वह ऐसा बर्ताव कर रही है। जीत के पापा भी उसकी बात से सहमत थे, इसलिए दादी चुप हो गई। उन्होंने कुल देवी के दर्शन का प्रोग्राम फिलहाल के लिए टाल दिया था। दूसरे दिन भी ज्योति की हालत पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई थी। पाखी, जीत की छोटी बहन, की हालत भी ज्योति की तरह होने लगी। दोनों 5 दिनों में अधमरा हालत में पहुंच चुके थे। चेहरे पीले पड़ चुके थे, शक्ल बेशक्ल हो चुकी थी। दोनों को एक जैसे दौरे पड़ रहे थे। अब जीत समझ चुका था कि अगर उसने दादी की बात नहीं मानी तो वह उन दोनों को खो देगा। जीत ने मम्मी पापा से बात की और उन दोनों को बहुत जगह दिखाया, बहुत तांत्रिकों से झाड़ फूक करवाई, पर उन्हें कोई ठीक नहीं कर पाया। कितने बाबाओं को उन आत्माओं ने मौत की नींद सुला दिया था। मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ कोई बताता वहाँ वहाँ वह लोग उन दोनों को लेकर जाते थे, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर वाले बहुत निराश हो चुके थे। 1 महीना होने को आया था। बहू और बेटी दोनों बिस्तर लगे थे। उनका बचना नामुमकिन सा लग रहा था। यह सोचकर परिवार का हर सदस्य बहुत परेशान था। फिर एक दिन किसी ने उन्हें एक फ़कीर के बारे में बताया, तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े तांत्रिक ओझा कुछ नहीं कर पाए हैं तो एक साधारण सा फ़कीर उनकी बेटियों को क्या ठीक कर पाएगा। पर जीत की माँ का मन नहीं माना। उनके बहुत जिद करने पर वह फ़कीर से मिलने चले गए। फ़कीर ने उनको देखते ही सब कुछ अपने आप बता दिया। फ़कीर बहुत पहुंचा हुआ था कि कैसे उनकी गाड़ी वहां ख़राब हुई और आगे की सारी घटना वह बताता चला गया। सब लोग समझ गए कि बाबा सच्चे हैं। उन्होंने ज्योति के बारे में पूछा तो बाबा ने उन्हें बताया कि उस कब्रिस्तान में 2 बाप बेटे 6 महीने पहले दफनाए गए हैं। वह जब जिंदा थे तो बहुत खतरनाक लुटेरे थे। दोनों मुस्लिम समुदाय के हैं। वह एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। गांव के ही सरपंच ने उनको दफनाने का प्रबंध किया था, पर उनके कर्मानुसार उन्हें दफनाने के लिए कोई गांव का आदमी शामिल नहीं हुआ, इसलिए वह हर किसी को अपना दुश्मन मानते हैं। अकाल मृत्यु होने के कारण उन दोनों की आत्माएं भटक रही हैं। केवल ज्योति ही नहीं, कितने लोगों को यह आत्माएं मार चुकी हैं। यह सब सुनकर घर वाले बाबा के पैरों में गिर गए और ज्योति और पाखी की जिंदगी की भीख मांगने लगे। बाबा ने तब यह उपाय बताया कि
हम लोगों को वहीं उन्हीं की कब्र के पास जाना पड़ेगा, ज्योति और पाखी को लेकर, जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। वही पूजा करनी पड़ेगी। उनकी आत्माओं को फिर से कब्र में पहुँचाना होगा और आत्माओं को शांत करना होगा। इस घटना के दौरान घर के सभी लोग वहाँ होंगे। किसी को भी अकेले छोड़ना ठीक नहीं। आप लोग दूर गाड़ी में बैठे रहेंगे और केवल आपकी बेटियाँ और हम उन कब्रों के पास जाएंगे। इसके लिए हम कल ही रवाना होंगे, लेकिन आप लोग घर में उन दोनों बेटियों के सामने इस बात की चर्चा मत करना कि कल हमें कहीं जाना है। यदि वह पूछे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आप कोई बहाना बना दीजिएगा। दूसरे दिन जीत बोला, ज्योति उठो, हमें कहीं चलना है, तैयार हो जाओ। कहाँ? मुझे नहीं जाना, ज्योति ने कहा और पाखी ने भी यही कहा। तब जीत के पापा ने बहुत समझाया तो वह दोनों तैयार हो गई, पर रास्ते में वह पूछती रही, हम कहाँ जा रहे हैं? बचपन के दोस्त के घर जा रहे हैं, वह दूसरे गांव में रहता है। जीत ने कहा, दोनों को बाबा का फूका हुआ पानी पिला दिया था, इसलिए शायद दोनों शांत बैठी थी। पर बाबा ने कहा था इसका असर 2 घंटे ही रहेगा, इसलिए जीत बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। बाबा वहाँ पहुँचकर पूजा की पूरी तैयारी पहले से कर चुके थे। बाबा अपने साथ मस्जिद के 2 मौलाना को भी ले गए थे, जो बराबर दुआ पढ़ रहे थे। जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुँची, ज्योति और पाखी दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जैसे तैसे उन्हें पूजा तक खींचकर लाया ही गया था कि तभी कब्रिस्तान में इतना भयंकर चक्रवात उठा, पाखी और ज्योति को अपने साथ उड़ा ले गया। वह दोनों गोल गोल घूम रही थी। इतनी भयंकर चित्कारें सुनाई पड़ रही थी कि पूरे कब्रिस्तान में हाहाकार मचा था। जीत और उसके परिवार के होश उड़ गए जब ऐसा नज़ारा उन्होंने देखा। जीत बार बार गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पापा उसे पकड़े हुए थे, क्योंकि बाबा ने सख्त हिदायत दी थी कि पूजा के दौरान कोई लोग गाड़ी से बाहर नहीं आना। गाड़ी के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बाबा ने बना दिया था। उसी के अंदर गाड़ी रखने को कहा गया था और एक बोतल में मंत्रोच्चारण करके पानी भी फूंक कर दिया था और कहा था कि आत्माएं अगर उनके शरीर पर हावी हो जाए तो कोई एक सदस्य गाड़ी से बाहर आकर वह जल बाबा के ऊपर छिड़क देगा। आश्रम पर उनके शिष्यों द्वारा हवन जारी था और बाबा ने यह भी कहा था कि सारा कार्य सूर्यास्त से पहले ही संपन्न करना होगा। पापा प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो मेरी ज्योति और मेरी बहन पाखी का क्या हाल है, बेचारी वह दोनों मर जाएंगी। जीत ने पापा का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं बेटा, वहाँ जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, बाबा ने बाहर जाने से मना किया है, पापा ठीक कह रहे हैं। जीत की माँ जोर से चिल्लाई। एक पल के लिए जीत शांत हो गया। उधर चक्रवात जितना ज़मीन के ऊपर था उतना ही ज़मीन के अंदर। बाबा लगातार पूजा कर रहे थे। मौलाना जी भी बराबर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे और उन रूहों को खुदा का वास्ता दे रहे थे। सब लोग हैरानी से इस दिल दहलाने वाले मंजर को देख रहे थे कि तभी चक्रवात के दौरान ही उन 2 आत्माओं की कब्रें खुल गई और उनकी लाशें बाहर आ गई। उधर समय भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। सारी प्रक्रिया पूरी करते करते शाम के 5 बज चुके थे। बाबा जी और मौलाना जी सब इस भयानक मंजर को देखकर घबरा गए थे। उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि आत्माएं इतनी ताकतवर होंगी। उन कब्रों के साथ साथ कई और कब्रें खुल गई थी, पर शायद उन सबको मुक्ति मिल चुकी थी, सिवाय इन आत्माओं के, क्योंकि दूसरे रूहें वहाँ नहीं आई। जब इनके शरीर को सबने देखा तो देखते ही सबका होश उड़ गए। हड्डियों के ढांचे बचे थे, कहीं कहीं मांस के सड़े गले लोथड़े लटक रहे थे। इतनी दुर्गंध की बयां करना कठिन था। ज्योति मर्दाना और कर्कश आवाज़ में चिल्लाई, बेटा वो रहे हमारे शरीर। पाखी भी अपनी फटी आवाज़ में बोली, जी अब्बू आइए चलते हैं। इतना कहकर वो आत्माएं वापस उसी शरीर में प्रवेश कर गई और ज्योति और पाखी बेहोश होकर ज़मीन पर धड़ाम से आ गिरी। बाबा ने दौड़कर उन दोनों को रक्षा कवच पहना दिया और जीत की तरफ इशारा करके उन दोनों को ले जाने के लिए कहा। जीत
और उसके पापा ज्योति और पाखी को बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक लेकर आए और बिठाया। वो दोनों अभी भी बेहोश थी। उन आत्माओं ने अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद उठने की कोशिश की, पर विफल हो गए क्योंकि दोनों ने ही दुर्घटना के समय अपने अपने पैर गंवा दिए थे। उनके पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी, तो वो अपने शरीर को उठा ही नहीं पाए। इसलिए बाद में वो फिर से कब्रिस्तान में मंडराने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। क्योंकि आपको पता है कि बाबा ज्योति और पाखी को रक्षा कवच बांधने के दौरान पूजा से उठ गए थे, सो वो दोनों बाबा के शरीर पर हावी हो गए थे। इधर जीत ने ज्योति और पाखी के चेहरे पर पानी के छींटे डाले और वो दोनों होश में आ गई। बड़ी ही हैरानी से इधर उधर देखने लगी। जीत दौड़ कर गया, बाबा के ऊपर जल छिड़क दिया और आत्माओं ने बाबा का शरीर छोड़ दिया। जीत के पास फूका हुआ पानी था, इसलिए वो सुरक्षित रहा। बाबा ने मौलाना जी से आत्माओं के शरीर को विधि पूर्वक दफनाने को कहा। अल्लाह का नाम लेते हुए उन्होंने लाशों को विधि पूर्वक दफन कर दिया। इस दौरान उन आत्माओं ने मौलाना जी के ऊपर भी प्राणघाती हमले किए। सभी को बहुत चोटें आई। लाशों के दफन होते ही वो आत्माएं चीख चीख कर या अल्लाह रहम फरमा कहते कहते तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले का चाबुक उनको मार मार कर छलनी कर रहा हो। चीखते चिल्लाते उन बाप बेटों की आत्माएं हवा में लीन हो गई। 2 कब्रें खामोश हो गई हमेशा के लिए। जीत ने बाबा को पकड़कर एक तरफ बैठा दिया था। शाम के 6 बज चुके थे। कब्रिस्तान का माहौल शांत हो चुका था। सब लोग वापस घर आ गए थे। मौलाना जी और फ़कीर बाबा की ड्रेसिंग करवा दी गई थी। ज्योति पाखी भी शांत थी। ज्योति अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी बाहर से सासू माँ बोली, ज्योति बेटा आओ, खाना लग गया है, आकर खा लो। ज्योति बोली, जी मम्मी जी आ रही हूँ कहकर पहुँच गए। सब लोग काफ़ी समय बाद बेफिक्र होकर खाना खाने बैठे थे। पापा हम कल कुल देवी माँ के दर्शन के लिए चलेंगे। ठीक है बेटा, वैसे भी कुल देवी माँ ने हमारी बेटियों को नया जीवन दान दिया है, कल ही चलते हैं। अच्छा पापा बताइए वैसे मुझे हुआ क्या था? ज्योति ने पूछा। अरे बेटा वह कहानी बहुत लंबी है, इलाहाबाद पहुंचकर कभी फुर्सत में जीत से सुन लेना। पापा जी ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात का उत्तर दिया, मानो जैसे बहुत बड़ी जंग का अंत हुआ हो। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप आगे भी इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। और इस कहानी को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सके। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों की कहानियाँ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।